तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार में निवेश की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक्स.pdf। जी। इसमें ना अलग अलग निवेशकों के लिए कुछ रास्ते बताए गए हैं। हाँ, और आज का मकसद यही है कि इन तरीकों को थोड़ा समझें। बिल्कुल, ताकि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से सही फैसला ले सकें। तो ये दस्तावेज 5 मुख्य तरीके बताता है। एक तो सीधे शेयर खरीदना, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, हाँ। ETFs, स्मॉल केस और रीट्स भी। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहला वाला, सीधे शेयर खरीदना, मतलब डायरेक्ट इक्विटी। हाँ। सुनने में तो आसान लगता है, पर है नहीं शायद। इसमें काफी कुछ करना पड़ता होगा, रिसर्च वगैरह। हाँ, ये मतलब उन लोगों के लिए है जो सच में टाइम दे सकते हैं, कंपनियों को समझना चाहते हैं। अच्छा। और इसके लिए वो डीमैट अकाउंट तो चाहिए ही, जैसे ज़ेरोधा, ग्रो वाले। राइट। दस्तावेज में लिखा है कि भाई शुरुआत में TCS, HDFC जैसी बड़ी मतलब ब्लू चिप कंपनियों से शुरू करना ठीक रहता है। अच्छा, कम रिस्क के लिए। हाँ, सापेक्ष रूप से कम जोखिम होता है उनमें। और रिसर्च के लिए screener.in या मनी कंट्रोल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। इस दस्तावेज में एक कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी की भी बात है। ये क्या फंडा है? अच्छा सवाल है। ये बेसिकली एक पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है। ओके। मतलब आप अपने निवेश का बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 80%, मजबूत स्थिर कंपनियों में लगाते, ये आपका कोर हो गया। ठीक है। और बाकी छोटा हिस्सा जैसे 20% उन कंपनियों या सेक्टर्स में लगाते जिनमें लगता है कि तेजी से ग्रोथ आएगी। ये सैटेलाइट हुआ। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी भी और थोड़ी ग्रोथ का तड़का भी। हाँ, कुछ वैसा ही। पर सैटेलाइट वाले हिस्से में जोखिम थोड़ा ज्यादा रहता है, ये ध्यान रखना होता है। समझ गया। लेकिन अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है या रिसर्च नहीं करना चाहता, उनके लिए क्या है? यहीं पर म्यूचुअल फंड आते हैं। एकदम सही पकड़ा। म्यूचुअल फंड उनके लिए बहुत अच्छा है जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं, कम या मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं। हाँ। इसमें होता ही है कि एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को कई अलग अलग शेयरों या बॉन्ड्स में लगाता है। अच्छा। इसमें भी कई तरह के होते हैं। इक्विटी फंड हैं जो ज्यादातर शेयरों में पैसा लगाते हैं, जैसे वो SBI ब्लू चिप का नाम था दस्तावेज में। हाँ। फिर इंडेक्स फंड है जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ही कॉपी करते हैं। इनमें खर्चा कम होता है, पैसिव होते हैं ये। ओके। और वो टैक्स बचाने वाले ELSS भी। हाँ, ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। टैक्स भी बचता है और इक्विटी में निवेश भी हो जाता है। और वो SIP वाली बात सुना है, 1000-5000 से भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सबसे बड़ा फायदा है अनुशासन। अनुशासन कैसे? देखिए, आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं, तो बाजार ऊपर हो या नीचे आप खरीदते रहते हैं। इससे लंबी अवधि में आपकी खरीद की लागत एवरेज हो जाती है। अच्छा, वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जिसे कहते हैं। वही। और ये बाजार में टिके रहने वाली बात है ना, वो SIP से आसान हो जाती है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश से बेहतर है ये। लॉजिकल है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन था ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये सुनने में इंडेक्स फंड जैसे लगते हैं। हाँ, काफी मिलते जुलते हैं। ये भी किसी इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या सोना। और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। तो फिर फर्क क्या है? मेन फर्क खरीदने बेचने में है। ETFs को आप स्टॉक मार्केट में दिन के दौरान कभी भी शेयरों की तरह खरीद बेच सकते हैं। अच्छा, जैसे शेयर ट्रेड करते हैं। हाँ, जबकि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स दिन के आखिर में जो NAV होती है उस पर खरीदी बेची जाती हैं। ओके, उदाहरण जैसे निप्पॉन निफ्टी 20 या HDFC गोल्ड ETF। बिल्कुल, ये पैसिव लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छे हैं, खासकर अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट की ज्यादा फीस नहीं देना चाहते। ठीक है। अब चौथा, स्मॉल केस। ये नाम बड़ा कैची है, क्या है ये? स्मॉल केस बेसिकली शेयरों या ETFs की रेडीमेड बास्केट होती है। बास्केट मतलब एक कलेक्शन जिसे किसी एक्सपर्ट ने किसी खास थीम या आइडिया के हिसाब से बनाया होता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम है, तो उस बास्केट में उस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर होंगे, या ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जैसी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है। अच्छा, तो अगर किसी को लगता है कि कोई खास सेक्टर चलेगा तो वो उस थीम वाला स्मॉल केस ले सकता है। एग्जैक्टली। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो किसी आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर खुद एक एक स्टॉक नहीं चुनना चाहते। और ये मिलते कहाँ हैं? ये आपको अपने ब्रोकर ऐप पर ही मिल जाते हैं, जैसे ज़ेरोधा, ग्रो वगैरह पर ऑप्शन होते हैं। ये तो सीधा स्टॉक खरीदने और म्यूचुअल फंड के बीच का रास्ता लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं, एक तरह का हाइब्रिड अप्रोच है ये। दिलचस्प। और अब आते हैं आखिरी ऑप्शन पर, रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
मतलब बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में पैसा लगाना, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये थोड़ा अलग है। सोचिए कि आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल या ऑफिस बिल्डिंग के एक बहुत छोटे से हिस्से के मालिक बन गए। अच्छा। रीट्स असल में ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी किराया देने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑफिस पार्क्स, मॉल वगैरह। तो हमें क्या मिलता है? तो आपको दो तरह के रिटर्न मिल सकता है। एक तो उन प्रॉपर्टीज से जो किराया आता है उसका एक हिस्सा आपको डिविडेंड की तरह मिलता है। ओके। और दूसरा, अगर उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है तो उसका फायदा भी मिलता है। ये तो बढ़िया है। पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छा होगा शायद, क्योंकि ये शेयर मार्केट से थोड़ा अलग है। बिल्कुल, ये एक अलग एसेट क्लास यानी रियल एस्टेट में एक्सपोजर देता है, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट एक उदाहरण है भारत में। तो ये हो गए 5 मुख्य तरीके। दस्तावेज में कुछ जनरल टिप्स भी हैं, जैसे 5 साल से ज्यादा टिके रहो, मार्केट टाइम मत करो, डाइवर्सिफाई करो। हाँ, ये बहुत बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी बातें हैं। लंबा सोचो, रोज रोज मार्केट देकर घबराओ मत, अपने पैसे को फैला कर रखो, मतलब सब एक ही जगह मत लगाओ। और वो SIP वाली बात फिर से अनुशासन के लिए? हाँ, अनुशासन और धैर्य, ये दो चीजें शेयर बाजार में बहुत जरूरी हैं। बाजार में समय बिताना ज्यादा जरूरी है बजाय बाजार को टाइम करने के। ये आदतें जोखिम भी कम करती हैं और इमोशनल फैसलों से बचाती हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय बाजार में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे आप खुद रिसर्च करना चाहें या एक्सपर्ट पर छोड़ दें। बिल्कुल, सबसे जरूरी है कि आप अपने सिचुएशन, अपने गोल और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें और फिर चुनें। सही कहा। और जो सुझाव दिए गए हैं, लंबी अवधि, SIP, डाइवर्सिफिकेशन, वो वाकई काम करते हैं। यहीं पर एक सवाल मन में आता है, हाँ, कि क्या सिर्फ एक ही तरीका चुनना जरूरी है या फिर इन अलग-अलग तरीकों का एक मिक्स बनाना ज्यादा समझदारी होगी? अच्छा पॉइंट है। मतलब थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी, थोड़ा म्यूचुअल फंड, शायद थोड़ा रीट भी। हाँ, शायद, ताकि रिस्क और रिटर्न का बैलेंस और बेहतर हो सके। इस पर सोचा जा सकता है।